हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस है वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपको जो आपके को 4 शिफ्ट होंगे, है ना, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में। तो वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अब लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आपको वहां पे क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखो, संविधान में, भारत के संविधान में भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन किया गया है। और बेसिकली इन सिद्धांतों का जो एक मेन पर्पज है वो ये है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। अब आप कहेंगे सर, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब हुआ। तो देखिए, एक ऐसा स्टेट, एक राज्य की बात हो रही है, तो मतलब देश। यहाँ पे मैं बताया था आपको, कल मैंने आपको मेंशन किया था कि जब मैं राज्य बोलूंगा तो वहां पे आप उसकी परिकल्पना देश से कीजिएगा। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जहां पे गरीबों, मतलब सबका कल्याण हो। लोक कल्याणकारी का मतलब हो पब्लिक का कल्याण हो। लोक सेवा आयोग आपने सुना होगा ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे ही लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें क्या होता है कि जैसे अब आप देखेंगे कि कई सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री जो उसका घर का योजना है ना, प्रधानमंत्री का ऐसी योजना हो गई। उसके बाद सौभाग्य योजना हो गई। कई सारी योजनाएं इस तरीके से चलाई गई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे जो आम पब्लिक है उसको राहत मिले, उसको उसकी कुछ हेल्प हो जाए। तो इसी को बोलते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब जो अमीर हैं उनसे पैसा लिया जाता है टैक्स के रूप में, और जो गरीब हैं उनको अलग अलग योजनाओं के थ्रू सब्सिडी दी जाती है या फिर उनकी मदद की जाती है। आजकल एक स्कीम चलती है जिसमें 2000 रुपए आपके जो किसान हैं उनके खाते में डायरेक्टली पहुंचाती है गवर्नमेंट। तो ये सब क्या है, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको किसी तरीके से लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का जो संविधान के अंदर रखा गया है उसको इसलिए रखा गया है ताकि जो गवर्नमेंट है वो उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाए, है ना। इसका जो मेन मुद्दा था ये था। और इसको लिया कहां से गया है, इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। पूरे विश्व में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र मिलेगा। एक तो आपको आयरलैंड और दूसरा अपने प्यारे भारत के अंदर। ठीक है, अब देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को हालांकि संविधान के अंदर डिवाइड नहीं किया गया है, परंतु जो इनकी रचना है ना, जो इनकी रचना है उसके आधार पर, इसकी जो दशा है, उसकी दिशा है, उसके आधार पर इसको हम इस तरीके से बांट कर सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व, और प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, और लास्ट में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी तत्व। तो देखिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये 5 पॉइंट आपको याद नहीं करना, बस इसको समझाने के लिए मैं आपको समझ में आ जाए इस वजह से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि निम्न में से कौन से सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व में देखने को नहीं मिलते हैं। तो देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं अपने अंदर इनके अंदर 3 जो है प्रिंसिपल्स का, 3 सिद्धांतों का समावेश देखने को मिलता है। एक तो सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत, है ना। मैंने अभी आपको समाजवादी का मतलब मैंने कल आपको समझाया था। समाजवादी का मतलब क्या होता है ना, विकेंद्रीकरण, धन का विकेंद्रीकरण, और गरीबों को, जो पूंजीवादी हैं उनसे पैसा लेकर के जो आपके छोटे तबके के लोग हैं, जो आपके निर्धन परिवार हैं, उनकी जो मदद करने को बोलते हैं समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, तो एक तो समाजवादी सिद्धांत हो गया। दूसरी बात, गांधी जी के कुछ सिद्धांत हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, तो गांधीवाद। ठीक है, गांधीवाद भी, यहाँ पे गांधीवाद या गांधीवादी सिद्धांत इसको लिख लीजिए। गांधीवादी सिद्धांत भी यहीं पे देखने को मिलता है, इसमें नीति निर्देशक तत्व में उसकी एक झलक देखने को मिलती है। इसके बाद उदार बौद्धिक सिद्धांत, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जिसकी एक झलक हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर देखने को नहीं मिलती है ना, या फिर जिनका समावेश नहीं किया गया है। तो इन तीनों सिद्धांतों का समावेश आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब एक करके पढ़ लेते हैं। 36 से 51 अनुच्छेद क्या क्या है आपके, है ना। देखिए 36 और 37 में, तो 36 में तो आपका वही बताया गया है, उसके 36 और 37 में कि किस तरीके से
ये रहेगा किस तरीके से आपकी राज्य की परिकल्पना की गई है, और राज्य की परिकल्पना जैसे भाग 3 में की गई है वैसे यहाँ पे भी की गई है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 38 से शुरू करते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। पहला क्या था कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था एक तैयार करेगा, है ना। दूसरा क्या है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए अनुच्छेद 39A मैंने लिख दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 39 मैंने नहीं लिखा है। अनुच्छेद 39 में आपको ऐसे ओरली बता देता हूं कि जितने भी पुरुष हो या स्त्रियां हैं, है ना, उनको जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब कि उनके जेंडर के बेसिस पे उनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था आपका अनुच्छेद 39। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है अनुच्छेद 39A कि समान न्याय और निःशुल्क सुविधा, निःशुल्क विधिक सहायता, है ना। सबको एक बराबर न्याय मिलेगा। और निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब हुआ जैसे किसी कोई बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास जो है उसके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए, तो उसके लिए क्या करता है, गवर्नमेंट वकील देती है। आप उसको वकील रखने की गवर्नमेंट क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, उसमें लिखा गया, उसमें अनुच्छेद 40 के अंदर है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। मतलब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन जो है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद के अंदर है, तो अनुच्छेद 40 के अंदर है ना। उसके बाद अनुच्छेद 41 आता है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि जो राज्य है वो अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बुढ़ापा, बीमारी, अन्य जो अभाव हैं उनकी दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का उपबंध करेगा। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जो काम हो गया, शिक्षा हो गया, लोक सहायता हो गया, पब्लिक सर्विसेज हो गई, इसका अधिकार गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका देखिए एक चीज, हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि FR यानी फंडामेंटल राइट, देखिए जो फंडामेंटल राइट होता है और जो DPSP होता है उनमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट को आप जा करके हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप इसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं, जब इसके लिए किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, जबकि वहीं DPSP के लिए कि हमारे DPSP का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये फंडामेंटल राइट्स न्यायालय में वाद योग्य हैं लेकिन DPSP वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अब चलिए अपने फिर से वापस आते हैं। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, क्या करेगी गवर्नमेंट, इसका प्रबंध कराएगी किसी तरीके से कि सबको शिक्षा मिले, सबको जो उनके रोजगार है वो प्राप्त हो, है ना। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 42 में क्या है, कम नहीं है ये काम है। ठीक है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए काम की न्याय संगत का मतलब और मनोचित दशाओं का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई आप क्या कर रहे हैं, आप कोई एक लेबर है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको धुआं निकल रहा है और उसके बीच में उसको काम करना पड़े, है ना। तो इस तरीके की जो उसकी जो कंडीशंस हैं वो ना हो करके एक मानवचित, जहां पे एक मानव रह करके आराम से काम कर सके बिना किसी परेशानी के, उस तरीके की जो दशाएं हैं उस तरीके की दशाओं का प्रबंध कराना। और साथ ही साथ प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता मतलब जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, है ना, उनको बोलते हैं, तो उनकी सहायता का उपबंध भी राज्य करेगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 43 पे आते हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य है वो जो लेबर हो गए, कर्मचारी हो गए, कुछ भी हो गए, जो काम कर रहे हैं, कर्मकार उन्हीं को बोलते हैं जो कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो जो कुछ काम कर रहे हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है, ताकि एक इतनी मजदूरी सुनिश्चित की जाए कि एक दिन काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको इतना पैसा मिले कि हाँ वो आराम से एक जो जीवन स्तर है उसका अच्छे से चल सके, उसका जीवन स्तर जो एक बोलते हैं ना शिष्ट जीवन स्तर, उस तरीके का वो निर्वाहन कर सके। ठीक है, अनुच्छेद 43 के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43A, इसमें क्या है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग, उद्योगों के प्रबंध जितने जो उसका मैनेजमेंट है ना, इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है उसमें जो लेबर्स होते हैं उनका भी रोल होगा कुछ ना कुछ, ये अनुच्छेद 43A के अंतर्गत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, अनुच्छेद 44, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये क्या है, इसको इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है,
अब आप कहेंगे सर ऐसा तो है नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ही नहीं इंडिया के अंदर अभी। तो देखिए ये एक परिकल्पना की गई है, मैंने आपको बताया अभी कि जो डीपीएसपी है वो ऐसा नहीं है कि उसको लागू करना ही करना है, ये क्या है, एक सिद्धांत है। अगर राज्य जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना जो संविधान के अंदर की गई है, अगर वैसा राज्य हमें बनाना है तो इन जो ये आपको सिद्धांत गिवन है आपके डीपीएसपी के अंदर, इन सिद्धांतों पे चल करके ही हम लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को जो सही ढंग से लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबके लिए एक बराबर रूल रहेगा। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 44 क्या है याद करने का एक तरीका मैं ऐसे याद किया हूं। 44 क्या है, एक जैसे दिखते हैं ना, 4 तो इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। अब देखिए अनुच्छेद 45 क्या है कि बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। जो बच्चे हैं, अब बच्चे आप कहेंगे कि सर कितने से कितने सालों तक बच्चे मतलब उनका कुछ होना चाहिए ना। तो देखिए 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के क्या करना है, अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष के पहले के जितने भी बच्चे हैं उनके अर्ली चाइल्डहुड की देखभाल और शिक्षा देने का प्रयास करना, वो इसी में अनुच्छेद 45 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अब आप कहेंगे सर अर्ली चाइल्डहुड मतलब क्या। देखिए आप देखते होंगे ना आपके गाँव में क्या है, जो शिक्षा मित्र नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे छोटे बच्चे जा करके रहते हैं, शिक्षा मित्र बोलते हैं? नहीं, शिक्षा मित्र तो नहीं बोलते, बताइए कमेंट करके बताइए क्या बोलते हैं उसको, है ना। मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कुछ तो बोलते हैं उसको। अभी उसकी वैकेंसी आई है ना, 40-50 हज़ार के आसपास लोगों की नियुक्तियां होनी है उसमें। तो देखिए वो करती क्या है, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सब जा करके वहीं पर रहते हैं और उनका लालन पोषण किया जाता है अच्छे से, और उनको शिक्षा देने की, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 46 आता है। अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया है कि जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां यानी एससी और एसटी के जो लोग हैं, और साथ ही साथ जो कुछ अन्य दुर्बल वर्ग हैं, इनके शिक्षा और अर्थ मतलब इकोनॉमी संबंधी जो हित हैं उनकी वृद्धि की जाए, उनकी अभिवृद्धि की जाए, ये अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 46 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 47 में क्या है, इसमें यह है कि राज्य जो पोषाहार स्तर है और जीवन स्तर है उसको बढ़ाने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा, और जो आपके मादक पदार्थ हैं उनको हानिकारक औषधियों को निषेध करेगा, उसको खत्म करेगा। ठीक है, तो ये काम है अनुच्छेद 47 के अंदर ये लिखा गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताते चल रहा हूँ, क्योंकि अब आपके सिलेबस में तो पढ़ना तो सब पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। और इसके बाद देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 47 के बाद 48 ही आएगा, है ना। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां इंपॉर्टेंट है वो तो जरूर याद कर लेना। तो इसमें क्या बताया गया है कि राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के जो वध होता है ना, जो उनकी बुचरिंग होती है, उसको रोकने का काम करेगा राज्य। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 48A भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐड किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यानी कि संरक्षण और संवर्धन का क्या मतलब होता है, संवर्धन का मतलब कि बढ़ाना, पर्यावरण का को जो है वो बढ़ाना, पर्यावरण का जो स्तर है उसका जो संरक्षण है उसको बढ़ाना। ठीक है, जंगल अधिक से अधिक जो है पौधारोपण करवाना, ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब आते हैं आपके राज्य के अंतर्गत ही आते हैं ना। देखिए इसके बाद वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी किसके अंडर आता है, ये भी आता है आपके अनुच्छेद 48A के अंदर आता है। अनुच्छेद 49 में क्या है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनका संरक्षण करना। ठीक है, उनका संरक्षण करना, ये आता है 49 के अंदर। 50 में क्या आता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को मतलब एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, है ना। तो राज्य की जो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। 51 में है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, है ना। तो देखिए अब यहीं पे आपका ये समाप्त होता है, आपका क्या डीपीएसपी खत्म होता है। इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा कि ये जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट के अंदर, यानी कि वाद योग्य नहीं है, नहीं है। और वहीं जो फंडामेंटल राइट है आपका, यानी मौलिक अधिकार है, क्या वो ये वाद योग्य हैं? हाँ, वो वाद योग्य हैं, बिल्कुल है। ठीक है, तो मे भी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, मैं बस एक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पूछ सकता है, और हो सकता है कि पूछ ही लिया जाए। जब पूछ लेगा तो मैं आपसे मिलूंगा बाद में, ठीक है, मिलूंगा का मतलब कि लेकर के आऊंगा कोई सेशन, बताऊंगा कि,
है ना। हाँ मतलब मैं भी अपने गुणगान करूँगा ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं पे बंद करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। और ठीक है, आई होप आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। ये नोट्स आपको यही स्टडी विद रैंकर्स के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।